गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके संदर्भ में हमने कोशिश की थी जानने की पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें हमने कल की क्लास में देखा था कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसके संदर्भ में हमने 3 पार्टों में इसको विभाजित करके देखा था कि पृथ्वी अंदर से वास्तव में कैसी है, जिसमें हमने पहला देखा था अप्राकृतिक साधनों द्वारा, दूसरा हमने आपको बताया था प्राकृतिक साधनों द्वारा, और तीसरा हमने आपको बताया था विभिन्न विद्वानों के मत बोलते हैं, वोट। क्या क्या उन्होंने समर्थन किया, किस बात का उन्होंने समर्थन दिया और कौन सी संकल्पना अपनी दी। इस तरीके से ये 3 तरीके से हमने समझने की कोशिश की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अप्राकृतिक साधनों में हमने 3 तत्वों को देखा था, जिसमें हमने देखा घनत्व को, दाब को हमने देखा और तापमान को हमने देखा। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे घनत्व कैसा होता जाएगा, बढ़ता। जैसे जैसे अंदर जाएंगे दाब भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तापमान भी बढ़ता जाएगा। ये तीनों बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब घनत्व बढ़ेगा तो पदार्थ ठोस होता है, दाब बढ़ता है तो भी पदार्थ ठोस होता है, लेकिन तापमान बढ़ता है तो पदार्थ कैसा हो जाता है, तरल अवस्था में। तो यहाँ से हमको इन दोनों के माध्यम से तो ऐसा पता लगता है कि पृथ्वी अंदर से ठोस है, लेकिन तापमान के इश्यू में ऐसा नहीं है। तापमान के संदर्भ में ये बात ऐसी नहीं है। तापमान के संदर्भ में हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी अंदर से ठोस नहीं बल्कि अंदर से कैसी है, तरल अवस्था में। तो इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की थी कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, लेकिन कई सारे तथ्य हमने देख लिए, उसके आधार पर हमको ये मालूम नहीं चला कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। आज हम देखेंगे विभिन्न विद्वानों का इसके अंदर क्या मत है, विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या संकल्पनाएं दी है और उन संकल्पनाओं में उन्होंने किस बात का समर्थन किया है और पृथ्वी को अंदर से किस तरीके का बतलाया है। तो चलिए, कल हमने जो समझाया था आपको, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आज हम देखते हैं कि क्या इसके आगे हो सकता है। नंबर 2 बात हम समझेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार मत, विभिन्न विद्वानों के मत। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए आप, विभिन्न विद्वानों के मत। विभिन्न विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें लिखिए आप, विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, आंतरिक संरचना के संबंध में अलग अलग संकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी संकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ठोस, द्रव और
गैसीय अवस्था में माना है। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में माना है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार संकल्पनाएं प्रस्तुत की और अपने अपने अनुसार उन्होंने क्या माना कि पृथ्वी अंदर से ठोस है, किसी ने माना पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में, किसी ने माना पृथ्वी अंदर से वायव्य यानी कि वायु यानी गैसीय अवस्था में। ठीक है, इस तरीके से आप ये लिखोगे पहले विभिन्न विद्वानों की संकल्पनाओं के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संकल्पना इस प्रकार है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले एक विद्वान आया है लाप्लास नाम का। लाप्लास ने एक संकल्पना दी है, लाप्लास की निहारिका संकल्पना। लाप्लास की निहारिका संकल्पना, इसमें आपको समझाऊंगा, लिखना आप ही को है। लाप्लास की निहारिका संकल्पना ने क्या कहा? लाप्लास ने बताया कि पृथ्वी सूर्य से अलग हुई है। तो सूर्य एक ठोस भूभाग था जो ब्रह्मांड में गति कर रहा था, घूम रहा था। इसमें एक तारा आया और टकराया, निहारिका से इसकी टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद इसमें से 9 छल्ले अलग अलग तरीके से बाहर की ओर निकले। क्या निकले इसमें? 9 छल्ले अलग अलग बाहर की तरफ। छल्ले बोलते हैं एक छोटे छोटे पिंड को इसके अनुसार, लेकिन वो छोटे पिंड एक विशालकाय ग्रह थे। 9 अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति इससे हुई, जिसमें से एक इसने क्या माना? पृथ्वी। तो वो जो सूर्य की स्थिति इसने बतलाई थी, जो अलग हुए थे, वो बताया कि प्रारंभ में गर्म थे, धीरे धीरे वे ठंडे हुए और ठंडे होने के बाद वे ठोस हो गए। तो ठोस हो गए तो इसके आधार पर इसने क्या बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कैसी होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। ठीक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। जब आप खगोल विज्ञान पढ़ेंगे, हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि ये तो छोटा सा टॉपिक है आपका, जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे तो द्वितारक और एक तारक संकल्पना हम उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें रसेल की पढ़ेंगे, चैम्बरलिन मॉल्टन की पढ़ेंगे, लाप्लास की पढ़ेंगे, कांट की पढ़ेंगे, और भी जेम्स जीन्स तरह के तमाम तरह के विद्वान हैं। उन विद्वानों की थ्योरी हम पढ़ेंगे तो हमको उनसे कई प्रकार की जानकारियाँ मिलेगी। और सभी विद्वानों ने अपनी अपनी कल्पना की है, वास्तविकता किसी में भी नहीं है। सभी विद्वानों ने कल्पना के आधार पर बताया कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। किसी ने बताया कि भाई जो है एक तारा आकर के टकराया, जिससे टकराने से क्या है, अलग अलग दिशाओं में 9 छल्ले गिरे, बहुत बारीक बारीक छल्ले भी गिरे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरीके से बताया, और बारीक जैसे धूमकेतु वगैरह छोटे छोटे तारों का निर्माण हुआ। इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार संकल्पनाएँ दी हैं। लेकिन वास्तव में इन संकल्पनाओं का वर्तमान समय में जो हम मानते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान समय में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग थ्योरी मान्य है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले लाप्लास आए। लाप्लास ने क्या बोला था? निहारिका से इसकी उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होनी चाहिए? ठोस। फिर एक विद्वान आया, जेम्स और जीन्स। ये 2 विद्वान थे, एक साथ थे। जेम्स और जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी। क्या नाम था इसका परिकल्पना का? ज्वारीय परिकल्पना। मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको लिखना है, लिखना जरूर है इसके अंदर। ठीक है, आप चाहे किताब के माध्यम से लिखें, चाहे कहीं से भी लिखें, लिखना जरूर है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कॉलेज में पढ़ाने वाला एक शिक्षक न केवल एक शिक्षक होता है, बल्कि एक व्याख्याता होता है, जिसको प्रोफेसर की उपाधि दी जाती है। और एक व्याख्याता प्रोफेसर का काम सिर्फ चीज़ों की व्याख्या करना होता है, समझाना होता है, ना कि लिखाना होता है। लेकिन फिर भी
यहाँ के माहौल को देखते हुए हम आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, लिखवा देते हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना समर्थ बनाइए ताकि आप ये छोटे मोटे नोट्स तो खुद ही तैयार कर सकें। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपटीशन क्लासेज में भी हम जाते हैं तो वहाँ भी नोट्स लिखवाए नहीं जाते बल्कि नोट्स दे दिए जाते हैं। बेसिक काम जो होता है समझाने का वो समझाया जाता है। देखिए, आपको किताबों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और कई सारे तमाम आजकल तो भंडार है ज्ञान का चारों तरफ ही, उनके माध्यम से आपको लिखे लिखाएँ तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो रेगुलरली आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या करके आपको बता सके। तो उसी को हम अपना लेक्चरर मानते हैं, उसी को हम अपना आदर्श मानते हैं। इस तरीके से हम भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा सिलेबस आपको हम पूरी तरीके से व्याख्या करके अलग अलग भागों में उसको तोड़ करके एक एक टुकड़े को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपका काम क्या है, उन सभी टुकड़ों को समेट करके अपनी बुद्धि में डाल लेने का। ठीक है, इतना सा काम है अपना। तो जेम्स और जीन्स ने अपनी परिकल्पना क्या दी, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना में क्या होता है गुरुजी? इसने यूँ बताया कि जब सूरज अपनी जगह पे था लेकिन उस सूरज के पास, सूर्य से उत्पत्ति मानी है सभी ने लगभग पृथ्वी की, तो सूर्य के पास एक घूमता घामता तारा आया, बहुत विशालकाय तारा, सूरज से काफ़ी गुना बड़ा था वो। तो वो आया, अब आने के फलस्वरूप क्या हुआ, क्योंकि सूरज तप्तावस्था में है, तप्तावस्था में बोले तो पिघली हुई अवस्था में, क्योंकि सूरज आग का गोला बताते हैं, और वो भी क्या है, वो भी सूरज की रोशनी से पिघल रहा था, यानी वो भी तारा था एक, वो भी गर्म था। तो जब क्या हुआ, दोनों जब एक दूसरे के करीब आए तो दोनों में हो गया प्यार। क्या हो गया? प्यार। तो दोनों में प्यार होने के फलस्वरूप दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करने लगे। पास आने की कोशिश करने के लगे, दोनों ने अपने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। हाथ को आगे बढ़ाने के फलस्वरूप बीच में तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड था, स्पेस था। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाया, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में मिल करके अलग हो गया। इस तरीके से 9 बार उन्होंने कोशिश की और 9 बार उनका हाथ अलग हो करके ब्रह्मांड में छूट गया और 9 ग्रहों की उत्पत्ति। इस तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की। मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ। क्या बताया, देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इधर दिख रहा होगा आपको, इधर देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे हम इसको मिटा देता हूँ मैं 1 मिनट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये। देखिए क्या हुआ था वास्तव में। सबसे पहले मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जेम्स और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसने बताया कि एक सूरज था। ठीक है, इस सूरज के पास एक विशालकाय तारा आया, वो इसके पास में से गुजर रहा था। इसने इसको देखा तो पसंद आ गया इसको, तो दोनों ने क्या आपस में मिलने की कोशिश की। जैसे जैसे ये नज़दीक आया वैसे वैसे ही इसमें क्या है, ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार ये इस तरीके से फैलने लगा। ठीक है, और इसमें भी ज्वार उत्पन्न हुआ और ये भी इस तरीके से ज्वार भाटा आपने पढ़ा नहीं है, ज्वार भाटा हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकृष्ट हुए, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में थे, इस वजह से दोनों एक दूसरे के आकृष्ट हुए। अब और पास आया तो इनकी आकृति ऐसे हो गई, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। ऐसे। और एक कंडीशन ऐसी आई जब ये दोनों मिलकर के अलग हो गए, ऐसे तरीके से, इस तरीके से, और ये दोनों मिलकर के एक अलग खंड में टूट गया। तो इस तरीके से इसने 9 खंड माने जो टूटे, इस तरीके से अलग हो के अलग हो गए। पहली कंडीशन तो ऐसी थी, दूसरी कंडीशन ऐसी बनी, और तीसरी कंडीशन में ये दोनों मिलकर के एक अलग पार्ट के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गए और घूमने लगे, जिसको इसने 9 ग्रहों को माना। उनमें से एक ग्रह क्या था, पृथ्वी। एक ग्रह क्या था, पृथ्वी। तो इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय संकल्पना से मानी। किस तरीके से मानी है, ज्वारीय संकल्पना से मानी है। तो ज्वारीय संकल्पना में इन्होंने क्या कहा, दो बड़े तारे, सूरज को भी एक तारा ही कहा जाता है, 2 बड़े तारे यानी कि सूरज और एक विशालकाय तारा आपस में दोनों पास में आने की कोई, वो घूम रहा था अपने पथ पर, एक कंडीशन में दोनों पास में आए। पास में आने के फलस्वरूप दोनों में ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार के फलस्वरूप 9 ग्रहों का निर्माण हुआ।
इस तरीके से इसने बतलाया। ठीक है, अब जब इसमें ज्वार उत्पन्न हुआ तो हम समझ सकते हैं कि तरल चीज़ थी, ठोस में तो ज्वार उत्पन्न होता नहीं, ठोस को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, वो खींचेंगे तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको जब इसमें ज्वार उत्पन्न, ज्वार कहते हैं सागरीय लहरें जब ऊपर उठती है ना, ऐसे नहीं उठती, वो अपने समुद्र तट की तरफ उठती हो तो किसकी, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण उठती है। तो इस वजह से इसी तरीके से ज्वार इसमें उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने के बाद ये अलग हुए, अलग होने के फलस्वरूप 9 अलग हुए, तो 9 को 9 ग्रह माना। तो इसने ये बताने की कोशिश की, तो ज्वार जो उत्पन्न हुआ, ज्वार के फलस्वरूप ये तरल अवस्था में थे, तो ये पृथ्वी भी वास्तव में कैसी बनी, तरलीय अवस्था में। कैसी बनी, तरल अवस्था। धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये कैसी हो गई, ऊपर से ठोस हो गई और अंदर से अभी भी कैसी है, ये गर्म। तो जेम्स और जीन्स के अनुसार, जेम्स और जीन्स के अनुसार पृथ्वी अभी भी अंदर से कैसी है, अंदर से कैसी है भाई, अभी भी कैसी है, गर्म। और गर्म बोले तो तरल, अंदर से कैसी है, अभी भी तरल। तो हमने पहले देखा लाप्लास के अनुसार, लाप्लास ने तो क्या कहा था, लाप्लास ने कहा था पृथ्वी अंदर से कैसी है भाई, ठोस। इसने क्या कहा, जेम्स और जीन्स ने पृथ्वी अंदर से कैसी है, तरल। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक विद्वान आया, उसने अपनी परिकल्पना दी, कांट। कांट नाम का विद्वान था। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना इसके बाद आई। कांट ने क्या बताया कि एक गैस का समूह, गैस का पुंज, वो विशालकाय सूर्य से टकराया। टकराने के बाद उन दोनों की आपस में टक्कर हुई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का निर्माण हुआ। गैस के पुंज के फलस्वरूप पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को गैसीय अवस्था में माना है। लाप्लास ने ठोस माना, जेम्स ने तरल माना, और कांट ने कैसी मानी, इमैनुअल कांट इसका नाम है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को गैसीय अवस्था माना। तो 3 अलग अलग विद्वान आए, तीनों अलग अलग विद्वान और भी है, हम उनको और कोई पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। इस वजह से हम संपूर्ण डिटेल में नहीं जा रहे। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कहने की कोशिश की। इन्होंने ऐसा कहा, दूसरे ने कैसा कहा, एक ने ठोस माना, एक ने द्रव माना, एक ने गैसीय अवस्था माना। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार बात कहने की कोशिश की और अलग अलग तरीके से माना। इस तरीके से हम सार रूप में लिख सकते हैं कि विद्वानों के मतों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता है अभी तक भी नहीं लगाया जा सका। किसी ने ठोस माना, किसी ने द्रव माना, किसी ने तरल अवस्था, गैसीय अवस्था में माना। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जो आने वाले सालों में हो सकता है स्पष्ट हो या ना हो। तो ये बात हमको समझ में आती है। अब देखिए, हमने घनत्व, तापमान और दबाव के आधार पर देख लिया, विभिन्न विद्वानों की संकल्पना के आधार पर देख लिया। अब हम एक अलग चीज़ के माध्यम से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उसके माध्यम से हम देखेंगे तो हमको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर, तीसरा है हमारा इसमें, प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो हम क्या पाते हैं, सबसे पहले ज्वालामुखी के माध्यम से देखते हैं हम, और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से भी हम देखेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी ये तीसरे का पहला है। ठीक है, ज्वालामुखी देखिए, पृथ्वी पे जब अंदर से तप्त लावा एक नली के रूप में बाहर निकलता है तो इसको ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी चूँकि पृथ्वी के गर्भ से निकलता है, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसी परत जरूर पाई जाती है जो तरल अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक परत ऐसी जरूर पाई जाती है जो तप्त अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, द्रवीय अवस्था में है, जिससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करनी, हमको इतनी सी बात कहनी है कि ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी परत जरूर पाई जाती है जो अभी भी तरल अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि पृथ्वी अंदर से तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऊपर से कैसी है, ठोस अवस्था में। चलिए, अब इसके बाद दूसरा जो है वो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या है, इसके आप नोट्स बना लेना, तैयार रखना। और अगर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल की जानकारी चाहिए, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी चाहिए या आप उसके बारे में इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जिस चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद रहमान। ज्योग्राफी विद रहमान जैसे ही आप YouTube पे जाकर ऊपर सर्च करेंगे तो आपको हमारे वीडियो दिखाई देंगे, हमारा चैनल दिखाई देगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप तो आपको नए नए नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। यह तो सब आप जानते हो, खैर वो बात की बात है। लेकिन आपको भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमसे, और आपको हम नए नए अपडेट के साथ उसके बारे में बताते रहेंगे। फ़िलहाल हम फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो, ठीक है, आपको मान लीजिए मैं जो बता रहा हूँ अभी, मैं बहुत शॉर्ट के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। मुझे पता है आप अभी स्कूल से आए हैं, आपको कॉलेज में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कॉलेज में एक व्याख्याता का काम सिर्फ इतना सा ही है कि आपको व्याख्या करके बता दें चीज़ों को, लेकिन हमारा कल्चर रहा है कि हमको बगैर लिखाए समझ में नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किताबों के माध्यम से देखें, नोट्स अगर आपके पास पुराने हो किसी के आसपास, उसके माध्यम से देखें। तब भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8104152712, 8104152712, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। ठीक है, आपके कुछ अहम सवाल होंगे, उन्हीं सवालों पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको जवाब दूँगा, जो उचित होगा उसी को। और ध्यान रखिएगा, आपके जो सवालात है उन सवालात का टाइम कॉलेज टाइम पर 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक फ़िलहाल कॉलेज चलता है। इस समय के बीच अगर आपका कोई मैसेज आता है तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर इसके बाद आपका कोई मैसेज आता है तो ध्यान रखना, आपको रिप्लाई देने में मैं असमर्थ रहूँगा। ठीक है, चलिए, ये आपकी समझ-बूझ के ऊपर बात है कि आपको वास्तव में समझना है तो आप इसी टाइम पे हमको मैसेज कीजिएगा। आपको हो सकता है रिप्लाई बाद में मिले, लेकिन टाइम यही रहेगा। अगर आप बाद में करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिप्लाई बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये इतनी सी बात होगी। आप ज्योग्राफी विद रहमान से जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या है, देखिए, हम इसको डिटेल में बता देंगे आपको। जब भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझे, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो हमारे 8-10 पन्ने भर जाएंगे उसमें। भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखें तो आपको मालूम है 3 प्रकार की तरंगें पाई जाती है। PSL, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगें। इसको प्राइमरी कहते हैं, इसको सेकेंडरी, इसको लेटीट्यूड यानी धरातलीय। ठीक है, अब देखिए, इसको लव तरंगे भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको लव तरंगे भी बोलते हैं, LOVE, क्योंकि एक विद्वान है लव नाम के, उस लव विद्वान ने इसकी खोज की थी, इस वजह से इसको लव तरंगे भी नाम के कहते हैं। तो अगर इसको याद रखना है आपको तो एक ट्रिक है, किसी ने बनाई थी और मुझे भी याद रह गई, वो फनी ट्रिक है। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में लव किया। क्या है ये ट्रिक? प्राइमरी सेकेंडरी में लव किया। प्राइमरी प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे, लव तरंगे इसको कहते हैं।
तो प्राइमरी सेकेंडरी में लागू किया। प्राइमरी कहते हैं प्राथमिक को, सेकेंडरी कहते हैं वैसे माध्यमिक को कहते हैं, लेकिन यहाँ द्वितीयक के लिए प्रयोग में ली गई है। ठीक है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। देखिए होता क्या है, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो प्राथमिक जो होती है, प्राथमिक तरंगे ये अत्यधिक तीव्र होती है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ती है धरातल में, और ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पार हो जाती है। ठीक है, तीनों अवस्था में पार हो जाती है। लेकिन ये सेकेंडरी तरंगे जो है, ये सेकेंडरी तरंगे 5 से 7 किलोमीटर इसकी प्रति घंटे की रफ्तार होती है। ये क्या है, केवल ठोस में चलती है, द्रव में जाती है, लेकिन द्रव में इस तरीके से मुड़ जाती है। अगर ये सीधी चल रही है तो इस तरीके से विचलित हो जाती है अपने स्थान पर। और एल वाली तरंगे केवल धरातलीय तरंगे होते हैं, धरातल पे ही चलती है, ठोस भागों में ही चलती है, द्रव और गैसीय अवस्था में ये नहीं चल पाती। तो हम जब धरातलीय तरंग, ये भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं तो क्या पाते हैं कि पी तरंगे तो भू केंद्र तक, भू क्रोड तक पहुंच जाती है, लेकिन एस तरंगे एक बीच वाली मेंटल में जाकर के इधर उधर मुड़ जाती है, ये नहीं पहुंच पाती। एल तरंगे भी नहीं पहुंच पाती। तो इन तरंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि धरातल में, पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई तो ऐसी परत जरूर पाई जाती है जो ठोस अवस्था में नहीं है, जो तरल अवस्था में है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, यानी कि पृथ्वी अंदर से तरल है। ज्वालामुखी के आधार पर भी हमको यही लगा था कि पृथ्वी अंदर से तरल है, यहाँ भी हमको यही लग रहा है कि पृथ्वी अंदर से तरल है। लेकिन ये पी तरंगे जो है ये काम बिगाड़ देती है। पी तरंगे ऊपर तेज गति से जाती है, जैसे ही बीच वाली जो मेंटल वाली प्लेट आती है वहाँ पे ये इधर उधर विचलित होकर के धीमी गति हो जाती है इनकी, लेकिन फिर पृथ्वी के केंद्र जो भू क्रोड है वहाँ फिर तेज गति हो जाती है इनकी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक अंतरतम जो भू क्रोड है वो क्या है, ठोस अवस्था में है। बीच की एक परत जरूर कैसी है, बीच की एक परत द्रव अवस्था में हो सकती है, लेकिन अंतरतम आंतरिक परत कैसी है उसकी, वो ठोस अवस्था में। तो यहाँ भी हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो हम पूरे तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जब अध्ययन कर लेते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पृथ्वी अंदर से या तो ठोस अवस्था में या तरल अवस्था में, इसके माध्यम से हम बिल्कुल भी ये नहीं पहचान सके। ठीक है, सार रूप में हम यही कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ विद्वान आए, जैसे स्वेस आए। स्वेस ने बताया कि क्रस्ट मेंटल कोर, इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब अध्ययन करते हैं हम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं, 3 परतें पाई जाती है। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। तो कुछ विद्वान, अधिकतर विद्वान इसको ठोस अवस्था में मानते हैं, इसको द्रव अवस्था में, और इसको ठोस अवस्था में मानते हैं। तो वर्तमान में यही एक है हमारे पास प्रमाण जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अंदर से ठोस अवस्था में बीच की एक परत पाई जाती है जो द्रव अवस्था में है, पिघली हुई है, और उसके ऊपर एक क्रस्ट पाया जाता है जो किस अवस्था में है, जो ठोस अवस्था में है। तो आज की क्लास में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जो समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।